पूरे विश्व में कोरोना के बदलते रूप और उसके बदलते इलाज ने अब कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। जी हां, नमस्कार, मैं कीर्ति मंडूला स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम डिबेट में। जिस तरह से लगातार कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ ब्लैक फंगस के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं सरकारी आंकड़े स्थिति के विपरीत दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीजों के बीच उलझे लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना से बचे या ब्लैक फंगस से। और तो और आए दिन बदलते इलाज भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे। शहरी इलाके में जहां कई लोगों ने इलाज के अभाव से दम तोड़ा, तो वहीं अब कोरोना का कहर ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है, जहां की स्वास्थ्य स्थिति शहरों के मुकाबले और भी ज्यादा बदहाल है। तो इन सब के बीच लोग किस तरह से अपना बचाव करें और सही इलाज लें, किस इलाज पर भरोसा करें, यह भी इस वक्त जानना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि एक और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों की स्थिति बदहाल होती जा रही है, लोग दम तोड़ रहे हैं बिना इलाज के। लोगों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि किस तरह से वो अपने इलाज को सुनिश्चित करें और किस तरह से लोग इलाज ले पाएंगे। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लोग दम तोड़ रहे हैं, नदियों के पास कहीं ना कहीं शव मिल रहे हैं और इसके साथ ही ब्लैक फंगस के जो केसेस है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई इलाज सामने आते हैं, जैसे कि पहले बोला गया था कि कहीं ना कहीं प्लाज्मा बहुत ज्यादा उपयोग में है, लेकिन उसके बाद प्लाज्मा की जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म कर दी गई। अब प्लाज्मा सही इलाज नहीं है ये बताया जा रहा है। तो इतना वक्त क्यों लगाया गया प्लाज्मा जो थेरेपी थी उसको लेकर कि कोरोना में वो कारगर नहीं है। वहीं नई दवाई DRDO द्वारा लॉन्च की गई है 2DG, उसको लेकर भी अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी काफी ज्यादा उपयोग में है। तो इन सब चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं और इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुना देती हूँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा है। आइए आपको सुनाते हैं उनके क्या दावे हैं कोरोना को लेकर। बीमारी का विस्तार भी रूरल एरियाज़ में और दूसरे स्थानों पर भी हो रहा था, तो हमने अपनी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। आपको जानकर संतोष होगा कि कल भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए और बहुत जल्दी ये संख्या हम जो है इसको 25 लाख टेस्ट रोज तक भी लेकर जाने वाले हैं। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारे हमारे प्रोफेशन के लोग लगे हैं, सारा समाज लगा है, पूरी सरकार लगी है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है, सरकार के सभी विभाग इस काम में लगे हैं। निश्चित रूप से कोविड की ये जो सेकंड वेव है इसको हम लोग कंट्रोल करने में सफल होंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक है, वहीं सरकार भी तमाम दावे कर रही है कि व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। दूसरी वेव जो आई उसके बाद थर्ड वेव को लेकर कहीं ना कहीं ये दावे किए जा रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच क्या कोरोना जैसी घातक बीमारी का सही इलाज सेकेंड वेव तक हम ढूंढ पाए? जो बीमारी हम कोविड-19 जिसको नाम लगातार दे रहे थे, अब 2021 चल रहा है और 2021 के भी कई महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि कोविड का सही इलाज क्या है। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों का जो ये भ्रम बना हुआ है कि वो ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि किस इलाज की ओर वो अग्रसर हो और आगे बढ़े और किस इलाज को अपनाए। जिस तरह से हाई डोज लेने के बाद, जिस तरह से स्टेरॉइड लेने के बाद लोगों में ब्लैक फंगस की बीमारी पैदा हो रही है, तो आज हमारे साथ आई सर्जन भी जुड़ेंगे जो उनकी कहीं ना कहीं इन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि इस वक्त किन दवाइयों का सही उपयोग हम ले सकते हैं और दवाइयों से अगर हम ना उसकी ओर जाकर कुछ घरेलू उपाय करके, कुछ आयुर्वेदिक उपाय करके अगर हम ले सकते हैं या उससे बचाव हो सकता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस चीजों से मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का कहर ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है और ग्रामीण जो परेशान, क्योंकि वहां पर शहरों जैसी व्यवस्था नहीं है, वहीं हाई कोर्ट ने भी
अभी फिलहाल प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी मौतें किस वजह से हो रही हैं, वो हवन पूजन का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई हैं जहां पर इस वक्त वेंटिलेटर जो है वो वहां पर धूल में पड़े हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी अभाव जो है हमारे देश में, वो भी एक बड़ा चिंताजनक चीजें हैं। और लगातार जो दवाइयां सुनिश्चित की जा रही हैं वो ये कही जा रही है कि 18+ के लिए है, लेकिन जो थर्ड वेव की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर घातक होने वाला है। तो उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे कि क्या थर्ड वेव को लेकर बच्चों पर जो स्थिति बनने वाली है उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए किस तरह से अभी से सतर्क कैसे हो सकते हैं, और क्या वो हिदायतें हैं, क्या वो जरूरी कदम है जो उठाकर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही इलाज दे पाएंगे। तो कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते रूप ने भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। उस बीच जिस तरह से इलाज की भी नई नई टूल किट आ रही है सामने, एक तरह से अगर हम कह ले तो कब तक ये जो इलाज की टूल किट है ये बदलती रहेगी, और सही इलाज क्या है, किस पर भरोसा करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसी के लिए आज मैं प्राइम डिबेट का आगाज करती हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन, साथ ही साथ मनोज गोविला आई सर्जन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वो स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर आदर्श आप पर जाना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है आपको किस इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि लगातार इलाज बदल रहे हैं, लगातार प्लाज्मा थेरेपी, आइवरमेक्टिन, कभी रेमडेसिविर हमारे लिए जरूरी हो जाता है इंजेक्शन, तो किस इलाज को सही समझे लोग? देखिए, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है, जिस हिसाब से कोरोना का रूप जो है बदल रहा है, इस वायरस में जो है अपने आप को जो है मॉडिफाई करता जा रहा है। फर्स्ट वेव में जो है इसकी जो कैपेसिटी थी वो अलग थी, सेकेंड वेव में अलग देखने को मिल रही है और थर्ड वेव में अलग। जैसे तो ये क्या है कि ये तो हमारी जो है साइंस जो है कहते हैं, जैसे प्रयोगों के आधार पर जो है उस चीज़ को, तो साइंस के अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ को उस कैपेबिलिटी के द्वारा जो है चेक किया जाता है कि कौन सी, पहले तो उसको हमें टेस्टिंग करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है उस पर सही साबित हो रही है। तो उस बेसिस पे जो है हम डिफरेंट जो डॉक्टर्स अनुभवी हैं वो अपने अपने बेसिस पे जो है उसका इलाज कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से जो है जो सुविधाएं हैं और जो ये जो एलोपैथिक पद्धति के द्वारा जो उसमें जो हम मॉडर्न पद्धति में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडर्न पद्धति में जो उसमें फास्ट ट्रीटमेंट जो है किया जाता है, तो उसमें एलोपैथी की आती है और उससे ज़्यादा जो है हम जल्दी जो है रिलीफ हो जाता है। तो क्योंकि पेशेंट जो है उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, चाहे वो ऑक्सीजन के लेके चाहे वो जो है फंगस के प्रॉब्लम को लेके, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, जब वो जो ज़्यादा सीरियस होता है तो उसमें जो है मॉडर्न ट्रीटमेंट ही ज़्यादा जो है सफिशिएंट रहता है। उसके बाद जो है फिर सेकेंड नंबर पे जो है सारे ट्रीटमेंट आते हैं जो उसको जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर मनोज, आपको क्या लगता है, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन भी है, उस नाते जिस तरह से हम लगातार इलाज तो बदल ही रहे हैं, इसके साथ जो वेरिएंट नए नए सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी हमारे को सिंगापुर वेरिएंट के बारे में पता चला, तो आप थोड़ा, क्या ये भ्रम है या वाकई में सिंगापुर वेरिएंट के बारे में जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे की क्या सच्चाई है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, सिंगापुर में बच्चों पर कुछ केसेस मिले हैं जो एक हम लोगों के लिए, विश्व समुदाय के लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। और इसीलिए शायद हमारी सरकार जो है वो 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर ट्रायल कर और उनको भी वैक्सीनेट करने की कोशिश में कदम बढ़ा रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों का इसलिए है क्योंकि बड़ों का तो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो इस बच्चों को ही है 18 साल से कम उम्र के, और बाकी को वैक्सीनेशन हो ही रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है। और दूसरा, नए नए वेरिएंट्स तो आ ही रहे हैं, हिंदुस्तान में भी आ रहा है, श्रीलंका में भी आया है, और आपको मालूम ही है ब्राज़ील, यूके, सब जगह आया है।
तो वेरिएंट्स तो आ ही रहे हैं और आते भी रहेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता का और वो विषय है वो बच्चों के ही मामले में, क्योंकि उनके लिए जो है अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है पूरे विश्व में। लेकिन ये क्या नया वेरिएंट अलग से आया है, या जो सेकेंड वेव हम कह रहे थे और थर्ड वेव आएगी उसी का वायरस नए तरीके से आया है? इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस चीज को अभी मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने बोला कि ये सिंगापुर वेरिएंट है तो फ्लाइट्स रद्द कर देनी चाहिए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है कि वेरिएंट नया और बच्चों में थर्ड वेव, ये अपनी जगह है कि वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ में जो सिनेरियो जो हमारे विश्व में चल रहा है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपस में हम लोग एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज कर एक दूसरे से हम लोग बराबर जुड़े रहते। आकलन आज की तारीख में ये है, लेकिन जो विश्व में चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बात कही है। जी। तो विश्व में जो चल रहा है और जिस तरह से अभी परिस्थिति यहाँ पर कायम है, जिस तरह से सेकेंड वेरिएंट से लोग जूझ रहे थे और अब बच्चों पर काफी ज्यादा ये नुकसानदायक होने वाला। आपने बोला कि 2 से 18 साल तक के बच्चों पर टेस्टिंग भी, उनके लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि बच्चों के लिए ना तो इलाज है ना वैक्सीनेशन है। तो जो थर्ड वेव आने वाली है और जिस तरह से लगातार बच्चों में केसेस भी उजागर हो रहे हैं, या अभी की स्थिति में भी हम देख पा रहे हैं कि बच्चों में भी ये वायरस बहुत घातक होता जा रहा है। तो अभी के लिए क्या बचाव कार्य होंगे? देखिए, बचाव कार्य जो है वो कोविड-1 के टाइम से ही हम लोग आईएमए और जितने डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान के और विश्व के बराबर आवाम को और सरकार को आगाह करते रहे हैं और उन्हें जो है वो बराबर बताते रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन शायद हमारी आवाज पूरी तरीके से सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कहीं ना कहीं डॉक्टर मनोज ने भी बोला कि हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या आवाज सरकार तक पहुंचती नहीं है या सरकार सुनना ही नहीं चाहती? क्योंकि दावे लगातार किए जा रहे थे, लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि सेकेंड वेव आएगी और इतनी घातक हो सकती है। हम और देशों को देखकर भी नहीं समझ पाए कि कितनी घातक सेकेंड वेव आने वाली है और इससे बचाव के लिए पहले तैयारियां सुनिश्चित करनी थी। तो सेकेंड वेव आ गई, उसके बाद थर्ड भी आने वाली है, तो क्या अभी सरकार अलर्ट हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी एक बात बताना चाहूँगा कि एक बात जो है स्वामी विवेकानंद ने आज से बहुत सालों पहले कही थी कि व्यक्ति जो है अपनी जो शक्ति है वो किसी एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा लगा सकता है, हर तरफ चारों दिशाओं में नहीं काम कर सकता है, हर तरफ अपनी शक्तियों के द्वारा। तो जो हमारी वैसे ही सरकार का रहा कि सरकार ने जो अपनी पूरी पावर है वो इलेक्शन में अपनी जो है बिजी थी, इलेक्शन में अपना पूरा जो है समय व्यतीत कर रही थी। और अगर वो चाहती तो बहुत ही स्वास्थ्य सेवाओं में उसमें बेहतर तब्दीली की गई है। अगर वो चाहती तो उस समय उस इलेक्शन को रोक के आगे किया जा सकता था और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको बचाने के लिए जो उनकी सुविधाएं और जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता थी उस पर जो है अध्ययन किया जा सकता था। तो सारी पावर जो सरकार के, चाहे वो उस लेवल के जो सेकंड लेवल के जो उनके अधिकारी रहे हों या चीज़ें, तो सारे लोग कहीं ना कहीं वो इलेक्शन में, कुंभ मेले में और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों जो हुई उसमें बिजी रहे। तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को मतलब उनको लगा उतना सीरियसली नहीं लिया गया कि हो सकता है कि ये जो है इतने तक ही कवर हो जाए। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं देखा था कि ये सेकंड वेव जो है इतनी खतरनाक हो जाएगी कि लाशों का अंबार लग जाएगा। मतलब 2020 में जितने लोग नहीं खत्म हुए, 2021 में उससे ज्यादा कई गुना लोग जो है मौत का सामना करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी गलती रही या चूक रही कह सकते हो, लेकिन फिर भी उसने जो है काफी हद तक जो है अब सुधार किया गया है। तो ये जरूरी है कि हमारी सरकार को जो है
इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए। जो हमारे उस लेवल के अधिकारी हैं उन सबको जो है अपनी अपनी जो है दायित्व को निभाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और शायद तक हम 2020 में इतने अलर्ट नहीं हो पाए, हम उस मोड पर नहीं आए कि हमें इस 2021 में आने वाले जिस लहर की बात हम लगातार सुन रहे थे वैज्ञानिकों के द्वारा कि एक बार फिर से जो कोरोना है वो फिर से एक बार आने वाला है और अपने वेरिएंट नए रूप में वो कहीं ना कहीं घातक साबित होगा, तो सरकार भी कहीं ना कहीं इससे बचती रही। वहीं अभी डॉक्टर मनोज, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार अभी भी चेताया जा रहा है कि अब जो थर्ड वेरिएंट आने वाला है, थर्ड जो वेव आने वाली है कोरोना की, वो बच्चों पर घातक होने वाली है, हम पिछली बातों को छोड़कर अगर आगे बढ़े तो बच्चों के लिए इस वक्त कोई इलाज नहीं है और बचाना है हमें बच्चों को कोरोना से, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? मनोज, आपको आवाज आ रही है? का इलाज यही है उनका कि उनको जो है बचाया जाए, खुद बचे, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जो हम लोग बराबर कहते रहे, सरकार भी कहती रही है, और बच्चों को भी इसी तरह से बचाएं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि दवाइयां ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है और उनको दवाई नहीं देते हैं और बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, आप ध्यान दें तो हमारी सरकार जो है इस वक्त शासन प्रशासन जो है वो आईसीयू बना रहा है बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक आईसीयू जगह जगह बन रहे हैं और काफी मात्रा में बन रहे हैं, इसी की तैयारी है ये। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो है इसमें विशेषज्ञों को, जो विशेषज्ञ हैं डिफरेंट लेवल्स पर, केवल एक ही स्तर पर नहीं, अपेक्स पर नहीं कि वहां पर आपने एक समिति बना ली या कर ली, डिफरेंट लेवल्स पर, क्योंकि हर जगह की समस्याएं अपनी हैं, उस लेवल पर काम कर कर और उस तरह से तैयारी करनी चाहिए। शासन प्रशासन को पूरा एक टीम बनाना चाहिए जिसकी की डेली रिपोर्टिंग हो, और जिस तरह से एपिडेमिक में जो एक्ट है उसके दौरान जितनी भी पावर्स दी जाती हैं उस पावर्स को डॉक्टर्स को देना चाहिए, और उस चीज का जो भी खर्च हो रहा है, जो भी उन कर रहे हैं, उसका डेली या वीकली ऑडिट कर सकते हैं। इस वक्त तो 1/3 या आधा। लेकिन मनोज जी, डॉक्टर मनोज, जिस तरह से आप जी मेरी बात सुन लीजिए, ऑफिस जो हैं जितने हैं वो सब आधे या 1/3 पर काम कर रहे हैं, तो उनके संसाधन, उनके लोग, उनकी जो और चीजें हैं वो इसमें जितना वो स्पेयर कर सकते हैं वो सब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी से ही पूरी तरह से एक प्लानिंग करने के लिए एक वॉर रूम बनना चाहिए। एक वॉर रूम जब बनेगा तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग, क्योंकि जो भी आपने टीम बना दी वो रिपोर्ट ही नहीं कर रही है या रिपोर्टिंग उनकी आप तक नहीं पहुंच रही है, उस हिसाब से जो है वो कैसे होगा, क्या होगा, ये कहना पाना बड़ा मुश्किल है। ये जब तक ये सब चीजें एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं होगा, हमारे को समस्याएं हमेशा रहेंगी। बिल्कुल, ये जरूरी है सुनिश्चित करना, क्योंकि अब भी समय निकलता जा रहा है और लगातार अब ये पैंडेमिक काफी ज्यादा घातक होता जा रहा है और लगातार ये आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को टीम बनाने की जरूरत है, लेकिन ये चीजें पहले भी नहीं की गई। आप एक तरफ ये भी देख सकते हैं डॉक्टर मनोज कि जिस तरह से लगातार हम इलाज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनें पहुंच गई हैं, लेकिन वहां पर इलाज के लिए डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे हैं, धूल चढ़ रही है वेंटिलेटर्स पर, लगातार ये चीजें सामने आ रही है, इस तरह की लापरवाही, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग दम तोड़ रहे हैं बिना इलाज के। आप ये देखिए कि डॉक्टर्स पर जितनी कार्रवाई हो रही है अभी तक आप देखेंगे वो सारी डॉक्टर्स हो रही है, उनसे कहा भी जा रहा है काम करने के लिए और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। आप देखिए डॉक्टर्स को संसाधन मिल रहे हैं, कार्रवाई क्यों हो रही है? कहीं पर भी कोई भी समस्या है तो वो क्यों है? क्या वो वाकई वैसी समस्या है? उनकी अपनी भी तो समस्या होगी। हमेशा कानून ये कहता है दोनों तरफ की बात आप सुनिए। आप ये समस्या पैदा ही क्यों हो रही है? डॉक्टर्स पर आप जब आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे, सब करेंगे, उनको संसाधन मुहैया कराइए। गांवों में अगर कोई पीएचसी पर डॉक्टर पोस्टेड है तो क्या उसके पास जो भी किट है, आदमी, संसाधन, वाहन, पैसा, जो कुछ भी जरूरत है, क्या वो है? वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है? अपनी मर्जी से कर सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कुछ गलत लोग भी हों, लेकिन वो प्रतिशत सब जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। नहीं डॉक्टर मनोज, बिल्कुल ये चीज पकड़ कर चलते हो, बाकी 99%, 98%, 95% उनकी
कोई बात नहीं होती है। नहीं बिल्कुल, जब तक डॉक्टर्स कि पर डॉक्टर्स ये को उंगली नहीं उठाई जा रही है ना, फ्री हैंड डॉक्टर्स नहीं को। दिया जाएगा, ठीक है फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर मनोज, लेकिन ये डॉक्टर्स पर नहीं उंगली उठाई जा रही है साफ तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दायित्व बनता है कि हमें जिस तरह से हम लगातार ये फेस करते आए हैं कि कहीं ना कहीं भारत में डॉक्टर्स की कमी है, तो उसको लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की जरूरत थी और समय से पहले बनाने की जरूरत थी। 2021 में सेकेंड वेव का इंतजार करने से पहले। दबाव नहीं बनाते हैं, हम लोग बराबर दबाव बनाते हैं। हम लोग अपनी तरह से आवाम को करते हैं। मैं ही जो है 15 दिन से जो है 24 घंटे जो है ज्यादा हो गया, 15 दिन से ऑनलाइन आईएमए की हेल्पलाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास बाहर लखनऊ के अलावा जो है प्रदेश के अलग अलग जगह से, बल्कि देश के अलग अलग जगह से फोन आते हैं। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं उठाता हूँ। जो भी संभव हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। तो आईएमए अपनी तरफ से कर सकता है, कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन क्या करें, आप आवाम भी तो उसी को हमेशा पीछे करता है, उनको मारता है, तोड़ता है, फोड़ता है, सब करता है। वो आवाम की कोई ड्यूटी नहीं बनती है क्या? आप ये देखिए कि अगर 1 या 2-3 नर्सिंग होम में या एक अस्पताल में चीज हुई, बाकी जितने हैं 1000-1200, अगर लखनऊ की बात की जाए, क्या सब में ऐसा ही हो रहा है? लेकिन आप बात समझिए ना, लखनऊ किस की चीज को बात किस से में अब ये प्रॉब्लम ग्रामीण हो रही है। क्षेत्रों में पहुंच गई है डॉक्टर मनोज। अब ये चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई हैं, जहां पर लोग बाकी इलाजों के लिए लाइलाज है, वो शहरों में पहले ही हम लोगों ने आगाह किया था। इसके लिए पहले ही हम लोगों ने आगाह किया था। तो आप कहीं पहले ना ही कहीं ये सरकार चीज को मानते हैं बताया कि था। सरकार की गलती है, और जिस तरह से लगातार दावे किए जाते हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं पूर्ण है, वो नहीं है। मुझे लगता है सरकार तक बात सही तरीके से हम लोगों की पहुंच नहीं पाती है। जी। वो बीच में कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो जाती है, या उनको जो है वो हमारी बात को डिस्टॉर्ट हो जाता है, या कुछ हो जाता है, मुझे नहीं मालूम क्या होता है। लेकिन हम लोग जो भी आप कह रहे हैं, जो मैं जो कह रहा हूँ, वो हम लोग डिफरेंट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर बराबर सरकार से कहते आ रहे हैं, और कंधा से कंधा मिलाकर हर तरह से सरकार की, आवाम की मदद करते हैं, करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप हमारे 2-4% अगर कोई गड़बड़ है, आप उन्हीं को पकड़ कर चलते हो, लेकिन बाकी जो ठीक है उनके लिए क्या है? नहीं, लेकिन जिस तरह से अब 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए नया वेरिएंट घातक होने वाला है, तो इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बना रही है? क्योंकि अभी भी सरकार का लगातार ये कहना है कि अब हम पूरी तरह से, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो गई है। लगातार अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के केसेस घट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, सरकार की अपनी समस्याएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं, वो उसके तहत कह रही है। जब तक कि हमारे विशेषज्ञ जिस फील्ड का, जब तक कि कोई इंजीनियर ये नहीं कह देगा कि पुल सेफ है, तब तक सरकार या हम या कोई भी कहेगा तो उसको मान लिया जाएगा क्या? जब तक डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर्स की एसोसिएशन हो या डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर हो या लोकल लेवल पर हो, कोई भी, जिसको भी सरकार चाहे, लेकिन केवल एक ही जो है, अगर पूरे देश को या पूरे प्रदेश को या पूरे शहर को अगर एक ही डॉक्टर या एक ही स्पेशलिस्ट मैनेज करेगा, तो वो मैं समझता हूं कि नहीं है। इसके लिए अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी, जैसे सरकार अलग अलग लेवल पर बनाती है जी। उसी तरह से डॉक्टर्स को भी अलग अलग लेवल पर लेकर उनको करना पड़ेगा, जिसका कि मॉनिटरिंग सेंटर लेवल पर हो और उसका पूरा सब एक दूसरे से जुड़े हों। मैंने इसी काम से पहले भी कहा, इसके लिए वॉर रूम की निहायत आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वॉर रूम ओवरनाइट नहीं बन सकता। सरकार अगर अभी से तैयारी करे तो शायद कुछ महीनों में या कुछ समय में जो है इस तरह का वॉर रूम तैयार हो जाए। जी, बिल्कुल मनोज जी, बहुत जरूरी है अब सरकार को, आप जिस तरह के बातें कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की, और कहीं ना कहीं लगातार हमने ये बोला है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है। और बच्चों की खासकर बात करें तो वो सबसे बड़ी, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है कि कहीं बच्चों को ये थर्ड वेरिएंट कहीं से भी नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि अभी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए भी जरूरी है। डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है, आप कितना वाकिफ रखते हैं जो डॉक्टर मनोज गोयल ने बोला जिन बातों को लेकर, कि वो कहीं ना कहीं बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे सरकार तक, लेकिन वो बातें पहुंच ही नहीं पाई? देखिए, आज अगर हम बात करें, लोग जो है राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं कि सरकार में जो अपनी अपनी पार्टियों के हैं, अपने अपने वर्चस्व के लिए जो है वो अपनी अपनी तारीफ करते रहते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें, वही बात आती है, एक डॉक्टर्स का जब सिलेक्शन होता है तो उसमें ये सवाल उठता है कि ये जनरल का है तो इसको इतने परसेंट है, इसको नहीं लिया जाएगा। अब ओबीसी को जो है इसमें वो किया जाएगा, एससी इसमें होगा। तो कहने का मतलब ये अगर जो है आज वही डॉक्टर्स उन लोगों के लिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे अगर राजनीतिक मुद्दे ना हो और चीजें ना हो, तो एक वही डॉक्टर जो एक बंदा जो है पढ़ के क्वालिफाई हर के, उसके बाद सीपीएमटी में जो है उसके 200 में से 190 नंबर आते हैं जनरल का, और उसको जो है सिलेक्शन नहीं मिलता है, और उसके बाद एक 140 नंबर पाने वाले को सिलेक्शन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें जो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन आज अगर बात है तो एक योग्य डॉक्टर ही जो है इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो हमें जो है सरकार को चाहिए कि राजनीतिक मुद्दा और इन चीजों को ना रखते हुए एक निष्पक्ष जो है एक पढ़ने वाले को जो है उसको न्यायिक जो है वो मिलना चाहिए, कि जो अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसको जो उस लायक है उस हिसाब से जो है उसको वरीयता देनी चाहिए। जो आज समस्याएं देखने को मिल रही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनुभवी होने के बाद भी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी राजनीतिक दल जो है थोड़ा सा इस पे अगर सपोर्ट करें तो इस समस्या के आने वाले समय में बहुत से मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, बहुत से डॉक्टर्स हो सकते हैं, और ये समस्याएं जो है बहुत ही छोटी दिखाई पड़ेंगी जब हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी और योग्य डॉक्टर होंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण लागू किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे एक जिम्मेदार आप उसको ठहरा रहे हैं, कि आरक्षण के जरिए जो लोग मेडिकल फील्ड में आते हैं और जिस तरह से कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर लगातार ये चीजें कही जा रही है, उसको लेकर आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा तो रहता है कि ये बताइए, एक व्यक्ति जो है अगर सीपीएमटी में जो है 190 नंबर पाता डॉक्टर है, मनोज मैं आती हूँ आप पर एक मिनट में। एक व्यक्ति जो है 200 में से 190 नंबर पाता है, उसके बाद जनरल में उसको जो है सिलेक्शन नहीं मिलता है, और एक व्यक्ति जो है 140 नंबर पाता है उसको सिलेक्शन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे जहां पे लगता है कि योग्य व्यक्ति, कोई नेता जो है किसी भी एक ये पता करता है कि कौन सबसे योग्य व्यक्ति है, उससे ऑपरेशन कराने जाता है, कभी वो सीपीएमटी के नंबर देख के जाता है? जी, कभी नहीं जाता है। डॉक्टर मनोज आपका क्या कहना है? आप कुछ कह रहे थे, क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, योग्य इंसान को ही आगे आना चाहिए और उससे शायद तक हमारे जो ये स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाए? देखिए, इसमें जो इस वक्त जो आप लोगों ने बात कही, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है जी, और मैं समझता हूं कि इस वक्त इस पर बात करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है। इस वक्त जो कुछ भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें कैसे इजाफा किया जा सकता है और उनका कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। और इस पर सरकार को आईएमए के साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर्स को वॉलंटियर्स बुलाना चाहिए, वॉलंटियर्स में डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे, उनको उनके अनुसार जगह जगह कई फील्ड वर्क होता है, प्लानिंग होती है, वहाँ इस तरह से लोग सरकार को करना चाहिए। ये सारी कमान जो है वो आईएमए को या डॉक्टर्स को सौंप देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज बहुत जरूरी है डॉक्टर मनोज की, इस वक्त की जो परिस्थिति है उसको ध्यान रखते हुए, उसको देखते हुए हमें इस वक्त जो हमारे पास संसाधन है उसमें किस तरह से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कि बिल्कुल मैं मान रही हूँ, लेकिन लगातार जो चीजें सामने आ रही, जिस तरह से लगातार इलाज बदल रहे हैं, बिल्कुल हम ये मान रहे हैं कि कोरोना नया है, ये पैंडेमिक पहले नहीं था, तो कहीं ना कहीं इलाज में बदलाव आते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा थेरेपी को अब बेकार कहा जा रहा है कि किसी काम की नहीं है, इतना वक्त क्यों लग गया प्लाज्मा थेरेपी को बेकार कहने में या इसको कोरोना के इलाज से बिल्कुल अलग बता देने में? देखिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से, बल्कि मेरे अपने कोलीग्स के हिसाब से भी, कोरोना के बारे में आज कोई नहीं कुछ जानता, ना उसका कोई इलाज है। केवल पूरे संसार में लोग अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस, पुराने एक्सपीरियंसेस, ताज़े एक्सपीरियंसेस के आधार पर इलाज कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी से बहुतों के इलाज हुए, बहुत लोग अच्छे हुए। अब प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे हुए या अपने आप अच्छे हो गए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो रिसर्च का विषय है, जो आने वाले समय में रिसर्च कर रेट्रोस्पेक्टिव हम लोग अपनी रिसर्च स्टडीज में शायद इस बात को निकाल सकें। लेकिन इस वक्त तो कुछ भी हाथ लग जाए, जिसको कहना चाहिए ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो कुछ भी मिल जाए भैया।
मरीज की जान बच जाए, मेन मुद्दा ये है। हर डॉक्टर जो है, जो मरीज उसके पास आता है, कुछ भी होकर वो बच जाए और अपने घर सा जो है सुरक्षित पहुंच जाए, बिल्कुल ये सबका एम होता है। बिल्कुल मनोज जी, अब इस बाकी वक्त सेंटर में बैठे हुए बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या डिसीजन लेती हैं, वो उनका अपना सोचना है, अपना तरीका है। मेरा और हमारे और लोगों का, सब लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो हर तरह का इलाज इसी तरह से कर रहे हैं। और जो संसार में लोगों रिसर्च कर कर या उनकी ओपिनियन है उसको आपस में शेयर कर कर हम लोग जो हैं मरीज का इलाज करने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए और वो घर चला जाए। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन क्या लगता है आपको, डीआरडीओ ने जो 2 डॉक्सी ग्लूकोज जो दवाई निकाली है, उस पर आपको क्या लगता है? क्या ये दवाई अब इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा सिर्फ मान ले, या फिर इस पर हम निर्भर हो सकते हैं? बात निर्भरता की प्लाज्मा थेरेपी पर नहीं है। अब अगर जैसे हमने सब कुछ कर लिया तब भी मरीज का चीज नहीं ठीक हो रही, मैं चलो भैया प्लाज्मा थेरेपी भी देख लो, कई लोगों को से आराम हुआ है, माफ कई कीजिएगा लोग बच डॉक्टर गए मनोज, हैं। में बात डीआरडीओ के द्वारा निकाली गई नई 2DG दवाई, 2 डॉक्सी ग्लूकोज जो उन्होंने नई दवाई निकाली है, उसको लेकर पूछ रही हूँ कि अब ये नई दवा आई है मार्केट में और इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, तो क्या इसको हम तिनके का सहारा माने या एक संजीवनी के तौर पर ले सकते हैं इलाज में? तिनके का सहारा संजीवनी होता है। नहीं, एक तरह से आप ये कह लीजिए ना कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्लाज्मा को पहले हमने मान लिया, उसके बाद हमको लगा कि प्लाज्मा उपयोग में नहीं है, जितने लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया ठीक होने के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी को बेकार मान लिया। मेरे बहुत से जानने वाले जो हैं वो प्लाज्मा से ठीक हुए। अब कई लोग कई दवाइयां ले रहे हैं, कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इससे नहीं है, कई लोग उसको लेकर ठीक होते हैं। डॉक्टर मनोज, आपको शायद तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं डीआरडीओ द्वारा बनाई गई 2DG दवाई के बारे में बात कर रही हूँ अभी फिलहाल। हाँ हाँ, डीआरडीओ वाली दवाई की बात कर रही जी है ना? जी जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। कि देखिए वो दवाई आई है, सस्ती होगी, आवाम को आसानी से उपलब्ध होगी, और उसके जो भी दावे किए जा रहे हैं वो कुछ हद तक इनकरेजिंग रिजल्ट जो हम लोगों को आपस में पता चला है उसके अच्छे रिजल्ट हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार इसको जल्दी से ही सब चीज हो जाए, उसके बाद सरकार को तैयारी ये करनी चाहिए कि वो जल्दी से उपलब्ध हो जाए, उसकी होर्डिंग ना हो सके और उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। सरकार को ध्यान इस चीज का करना चाहिए, प्रोडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये सरकार का काम है। बिल्कुल। बाकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका काम उसका प्रोडक्शन है, सरकार को उनको सहूलियतें देनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन उसको पहुंचाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स को उसका इलाज करना जी, है। डॉक्टर आदर्श, सब अपना अपना काम करेंगे, एक चेन बनेगी, सब चीज ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि एक चेन बने और कोरोना की चेन टूटे, और हमारी जो चेन हम एक के ऊपर एक निर्भर करके और नई दवाइयां निकाल के जिस तरह से हम भरोसा कर रहे हैं उस पर, और वो इलाज कहीं ना कहीं सफल साबित हो और 3rd लेयर म्यूटेंट जो आने वाला है वो आए ही ना, और उससे कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को बचा सके, ये भी हम भी यही कामना करते हैं और इसी के प्रति हम भी अग्रसर है। इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं ताकि लोगों को भी समझ में आ सके कि किस तरह से क्या चीजें चल रही हैं और किस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस तरह से काम कर रहा है और क्या चीजें वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी उपयोग में है, डीआरडीओ की 2DG दवाई अब आ गई है, तो लगातार मैं ये कहती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं भारतवासी जो होते हैं वो खुद भी डॉक्टर बनने लग जाते हैं, खुद भी इलाज ढूंढने लग जाते हैं, तो क्या लगता है जो लगातार ये बदल रहे हैं इलाज, तो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही इलाज है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सही हो जाती है तो अच्छी है, नहीं होती है तो बुरी है, लेकिन बच्चों पर तो इस तरह के हम ट्रायल्स नहीं कर सकते हैं ना। देखिए, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है। अभी हम इसको संजीवनी नहीं मान सकते हैं क्योंकि जो साइंस हमारी जो कहती है वो प्रयोगों के आधार पर आधारित है। हम किसी भी चीज़ को जो है जब पूरी तरह से टेस्टेड हो जाती है और उसको हम देख लेते हैं, अभी ये जब हमारे पास आएगी और हम कई लोगों को इसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसके जो है प्रयोगों के आधार पर जब देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, कैसा जो है इस पर असर आ रहा है, क्या उनकी इम्यूनिटी हो रही है,
तब भी हम उस चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो है अपने अपने जो है अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ को सर्च करते रहते हैं। और हमारे देश में अगर बात करें मेडिकल सुविधाओं में, अब तो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन पहले जो है उतनी स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि ये अचानक हमारे सामने समस्या देखने को मिली है। कोई व्यक्ति जा रहा हो, अचानक उसके सामने कोई समस्या आ जाए तो वो कोई ना कोई जुगाड़ जैसे देखता रहता है। तो वैसे ही एक तरह से कह सकते हो कि इस समस्या से हमको निकलने का एक रास्ता थोड़ा सा दिख रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि इसको संजीवनी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इससे बेस्ट जो है कोई चीज आने की संभावनाएं हो सकती हैं। जी, लेकिन वही कहीं ना कहीं मैं ये बार बार जोर डाल रही हूँ कि 2019 में वेरिएंट आया था और 21 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रैलियों में व्यस्त थे, सरकार तक कानों में आवाज नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव की गूंज तो जो थी वो कोरोना से ज्यादा मजबूत थी। इस वजह से शायद तक उनको आवाज नहीं गई कि लगातार चिताया गया कि नया म्यूटेंट आने वाला है, उस पर सचेत हो जाइए, उस पर देख लीजिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब थर्ड म्यूटेंट के लिए भी लगातार ये बातें की जा रही हैं। तो ठीक है, हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे। डॉक्टर मनोज, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक आई सर्जन भी हैं और लगातार ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो किस कदर उजागर हो रहे हैं, आपसे छुपे नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है ब्लैक फंगस क्या है और किस तरह से इसका सही इलाज हम कर सकते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस यहाँ पर हर जगह एटमॉस्फेयर में मौजूद है। पहली चीज, वो आपको मिट्टी में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, सड़े हुए फलों में, सब्जियों में, और जहाँ पर भी गंदगी है, सीलन है, इस तरह की जगह मिलता है। दूसरी बात कि ये किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो कमज़ोर होंगे उन्हीं को पर अटैक पहले होगा। तो कमज़ोर कैसे होंगे? जिनको खास तौर से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। दूसरी चीज़, जिनके ट्रांसप्लांटेशन किसी भी अंग का हो चुका है, जिनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही हों, जिन लोगों को हाई एंटीबायोटिक्स के चल चुकी हों, इन सब लोगों का, और भी चीज़ें हैं, इन सब लोगों को खास तौर से खतरा ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जो लोग होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन लेते हैं वो प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खास तौर से जो पानी की बोतल होती है जो हमारी ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करती है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर ही केवल इस्तेमाल होना चाहिए, ना ही या उबला हुआ पानी इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि जो है मिनरल वाटर या टैप वाटर इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमने ऑक्सीजन हटाया, निकाल के किनारे रख दिया, कहीं रख दिया। चेहरे की हम सफाई नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं, इस वजह से होता है। दूसरी चीज़, अभी आपने जिक्र किया था कि लोगों को पता नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें, अपने आप इलाज कर लेते हैं। 3/4 ज़्यादातर लोग ये हैं, मैं चूंकि हेल्पलाइन से जुड़ा हूँ इसलिए मुझे पता है, लोग ने इससे पूछा, रिश्तेदार ने बता दिया वो कोरोना से ठीक हो गया था, उसने बता दिया, उन्होंने पढ़ा था, व्हाट्सएप पर करा था, सरकार ने वो निकाला था, उसके हिसाब से ले लिया। तो लोग जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और खास तौर से स्टेरॉयड, जो अर्ली स्टेज में स्टेरॉयड ले लेते हैं, अगर हैवी डोजेज 1 हफ्ते तक चल रही हैं या 2-3 हफ्ते तक स्टेरॉयड चल रहा है, उनमें रिस्क बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए। अब कोविड के बाद या कोविड के दौरान ही एकदम से नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, उसको नाक पर लाली आ गई है, आंख में जो है ऊपर के पलक पर या आंख के नीचे सूजन आ गई है, या हल्के छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन गए हैं, वहां दर्द हो रहा है, एकदम से आंख में दर्द हो रहा है, आंख के पीछे दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रही है, आंख में लाली आ गई है, चलाने में आंख को परेशानी हो रही है, दिखाई कम दे रहा है, ये सारे वार्निंग साइंस हैं। इसमें अगर तुरंत ही डॉक्टर को करना चाहिए, और इसका जो डायग्नोसिस है वो नेजल ना। ठीक है, लेकिन क्या
जी जी, क्या ये डायबिटीज वालों और बीपी पेशेंट्स हैं उसमें तो ये है कि ये बहुत ज्यादा घातक है, बिल्कुल हम मान रहे हैं कि उनको जल्दी ब्लैक फंगस इफेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या जो बाकी लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं, या कोरोना ही क्या एकमात्र इसके पीछे का रीजन है, या हम इसको और भी तरीके से ब्लैक फंगस को देख सकते हैं कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन पर भी ये इफेक्ट डाल सकता है? नहीं, देखिए, ये किसी को भी कर सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक है। जहां इसको मौका लगता है वहां वो अपना जो है वो कर देता है। ये कोई पहली नहीं है, इसको पहले ज़ाइगोमाइकोसिस कहते थे। इसका नाम ये नहीं, पहले से मौजूद है। और इसमें चूंकि कोरोना में पेशेंट बहुत कमजोर हो जाता है, और उसके अलावा क्योंकि वायरस पहले अटैक कर चुका है, उसको कमजोर कर चुका है, साथ में उसको पहले से बीमारी है अगर जो मैंने आपको बताई सारी, उसके बाद जो है उसको स्टेरॉइड चली, उसकी वजह से तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता है मरीज की काफी गिर जाती है इन केसेस में। और उसने प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सब चीजें इतनी गिर जाती हैं, इस वजह से वो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होकर ये अटैक करता है। ये बहुत तेजी से फैलता है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसका इलाज भी जो है अगर जल्दी से नहीं किया गया तो जानलेवा हो जाता है। ये कई तरीके का होता है, मेनली जो है वो जिसको कि राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल कहते हैं, जिसमें कि नाक, आंख और ब्रेन, जी ये तीन चीजें मेजर इफेक्ट होती हैं। उसके अलावा अगर वो सांस में, लंग्स में चला जाए तो पल्मोनरी है, जीआईटी भी होता है, क्यूटेनियस यानी स्किन से भी होता है, कई तरीके का होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, जरा सा भी अगर आपने खाल आपकी हल्की काली पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, जैसे मेरे पास ही हेल्पलाइन में आ रहे थे, उन्होंने इस तरह की कोई बताया, मैंने फौरन कहा आप ईएनटी सर्जन के पास जाइए। कोई मतलब ना सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर्स को भी सीधे ईएनटी के पास भेजें, वो अपना उनको एंडोस्कोपी कर बिल्कुल और बाकी डॉक्टर चीजें मनोज, पर कहीं देखेंगे। ना कहीं जी माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी जानना चाह रही थी कि लगातार जिस तरह से कोविड में हम ये बोल रहे थे कि खांसी, जुकाम, गले में खराश हो सकती है, सर दर्द, बॉडी एक हो सकता है, तो ब्लैक फंगस के क्या सिम्टम्स है शुरुआती जिसमें लोग एल1 की सिचुएशन में ही खुद को प्रिवेंट कर सके? आपको बताया बताया था था कि इसमें जो है नाक पर लालीपन आ जाता है, नाक की वन साइड का जो है, एक साइड का फेस की स्वेलिंग हो जाएगी, उसके बाद नाक ब्लॉक हो जाएगी, हो सकता है उससे नाक के रास्ते खून आए, काली पपड़ी आंख के अंदर जम जाती है, ऊपर भी कालापन हो जाता है, आंख की जो पलक है ऊपर वाली उसको वो सूजन हो जाती है, उसमें लालीपन आ जाता है, और नीचे भी सूजन हो जाती है, आंख में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, और आंख के पीछे दर्द होता है, आंख हिलाने में दर्द होता है, दो दिखने लगते हैं, और जो है कम दिखाई देने लगता है। ये सारी चीजें हैं, तो वो अलग है। दूसरी बात ये कि तुरंत नहीं होगा, कोविड ठीक होने के बाद या ठीक होने के दौरान, जब काफी समय गुजर चुका है और उसको ये सारी चीजें ट्रीटमेंट मिल रहा है, उस दौरान ये समस्या पैदा होती हैं। अगर शुरू में ही बुखार है, खांसी है, जुकाम है, गले में खराश है, तो मैं नहीं समझता कि शुरू शुरू में ये आप कह सकते हैं कि जो ब्लैक फंगस है ये वो अटैक किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब कोविड के बाद आदमी की प्रतिरोधक क्षमता पैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि वायरस काफी हद तक उसको नष्ट कर चुका होता है। उसके अलावा दवाइयां चल चुकी होती हैं, अब हैवी एंटीबायोटिक्स अगर उसको चली हैं, तो उसमें जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, कम होती है। इम्यूनोसप्रेशन उसको पहले से चल रहे हैं, उसका अगर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इन सब की वजह से उसके बाद ठीक होने के बाद अगर मरीज का एक्सपोजर गलत हुआ है, अगर उसने जो है वो ऐसी जगह गया है, क्योंकि एक चीज और देखने में आई है कि जो पेशेंट ठीक होते हैं वो सोचते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करते हैं और थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई सब चीज ठीक है, अब तो मैं ठीक हो गया। तो ये सब चीजें हैं कि बिल्कुल आदमी को बिल्कुल ध्यान रखकर चलना चाहिए कि कोविड ठीक होने के बाद या वैक्सीनेशन के बाद भी सारे ये जितने भी
चीज़ें बताई गई हैं, प्रिकॉशंस बताई गई हैं, वो बराबर लेती रहने हैं। साफ वातावरण में रहना है, साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदी कपड़े, गंदी टाइम में चीज़ें इस्तेमाल नहीं जी, करना चाहिए। अगर हाइजीन ऑक्सीजन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कोविड टाइम में, और ये लगातार बोला जा रहा है कि कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा हाइजीन का, वैसे भी हाइजीन का ध्यान इंसान को रखना चाहिए, लेकिन हम बच्चों की भी बात लगातार इससे जोड़ते चले आ रहे हैं। तो क्या लगता है बच्चों के इलाज के लिए क्या स्टेरॉइड का इस्तेमाल अभी डॉक्टर्स करेंगे, और ब्लैक फंगस उनके अंदर कितना घातक साबित होने की अभी अनुमान जताए जा रहे हैं? क्या ब्लैक फंगस बच्चों को भी इफेक्ट करने वाला है? किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी हम जो है, हमें तो पहले बच्चों को कोविड से बचाना है, आवाम को कोविड से बचाना है। जब उनको बचा लेंगे और लोगों जागरूक हो जाएंगे इस ब्लैक फंगस के उससे, और ध्यान रखेंगे, तो जो है बच्चे अपने आप ही, क्योंकि जब वो खुद इस चीज़ को हो तो बच्चों को डबल प्रोटेक्शन है। एक तो माँ बाप बच्चों का ख्याल बहुत रखते हैं, या उनके दादा नानी बहुत रखते हैं, बच्चे हैं उनका ध्यान रखेंगे। एक तो ध्यान रखने वाली एक लाड़ प्यार में भी आती है, तो ये लाड़ प्यार वाला थोड़ा सा किनारे रखकर ध्यान रखने वाला ज्यादा करना है। जो इसका सबसे ज्यादा जो मैं है, आपने शुरू में कहा था कि जो गांवों में जा रहा है, जो गांवों में जा रहा है वहां तक ये सारी मैसेज पहुंचना है, और ये मैसेज घर घर पहुंचना है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें कुछ ज्यादा हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? म्यूकोरमाइसिस लगातार जिस तरह से घातक साबित हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम बच्चों को लेकर भी डर रहे हैं, और जिस तरह से डॉक्टर मनोज गोयल ने कहा, तो आपको क्या लगता है क्या ये जो तरीके हैं बचाव के लिए, क्या वो तरीके कोई और भी हैं, घरेलू उपाय भी कर सकते हैं हम उनसे बचाव के लिए? हाइजीन मेंटेन करना तो जरूरी है, उसके अलावा भी हम और कोई तरीके हैं जो एलोपैथिक से हटकर चीजें हों जिनसे हम बचाव कर सके? बिल्कुल जो है हम इस जो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो कोरोना से हो, और भी तरीके हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक तरीकों को ले सकते हैं, होम्योपैथिक तरीके हैं, और कुछ जो है घरेलू नुस्खे होते हैं जिनके द्वारा हम जो है इससे निजात पा सकते हैं, और वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि जो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वो पेड़ पौधों और इनके जो है अर्क से ही तैयार की जाती हैं। तो बेसिकली जो है जो लोगों को जो है होम क्वारंटाइन है, तो वो सरकार के द्वारा जो दी गई दवाएं हैं उनका इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। साथ में जो है वो अपने जो घरेलू नुस्खे हैं, चाहे वो जो है इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाली चीज़ें हों, आंवले का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, मुरब्बे का जैसे होता है, और प्लस जो है हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, और दही चावल जैसे इस चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। खांसी हो तो कतई इस्तेमाल ना करें। और जैसे जो स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च जो है घी में डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है जैसे थोड़ा कपूर ले लिया और उसमें कुछ लौंगे डाल लिया, और उसमें थोड़ी सी जो है अजवाइन डाल लेते हैं, और उसको थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहते हैं, जिससे जो है हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो भी मेंटेन रहता है। तो ऐसे ही जो है कुछ घरेलू नुस्खे जो है। और अगर हम बात करें होम्योपैथिक में जो है इस समय जो है ब्लैक फंगस के लिए एक मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब को जो है 200 पावर में अगर 5-5 ड्रॉप जो है सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जाए तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, और काफ़ी लोगों में जो है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कितने दिन तक, डॉक्टर माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन कितने दिन तक लोग ले सकते हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि पोस्ट कोविड उनको इस तरह से अगर कुछ एलर्जी टाइप की महसूस होती है, रेडनेस या फिर कुछ? अमोनियम कार्ब को जो है ये जो है 200 पावर में जो है लगभग जो है 15 दिन तक ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जो है 5 ड्रॉप आधा कप पानी में, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे सर ने बताया कि ब्लैक फंगस की कोई अभी नॉर्मल चीज नहीं है कि आज देखने को मिली है, लोग उस पर जो है नजरअंदाज नहीं करते थे, ये बहुत पहले से चली आ रही है। बस ये है कि जो लोग ज्यादा स्टेरॉइड्स, और इधर क्या हुआ है लोगों ने जो अनियंत्रित तरीके से जो है जो स्टेरॉइड्स का, एलोपैथिक दवाओं का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि वो कहीं ना कहीं जो है इस घातक बीमारी से जो है उनका सामना रोबरू हो रहा है।
बिल्कुल, डॉक्टर मनोज ने जिस तरह की दवाई का अभी हमें विवरण दिया है और किस तरह से इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं असरदार होगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आपकी बॉडी में वो रिएक्शंस किस तरह से आ रहे हैं उसको लेकर एक बार आप कंसल्ट करके अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से उसके बाद ही उन दवाइयों को ग्रहण करें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि मैं फिर यही कहती हूँ कि हमारे भारत देश में लोग इलाज से पहले दवाई का नाम सुन के वो खुद इलाज करने में लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ ये केमिस्ट में अगर जिस समय मिलने लग जाती है तो उसको लेकर वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं और आत्मनिर्भर के तर्ज पे वो खुद ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करें और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही चाहे वो कोविड पीरियड हो या फिर आपका ब्लैक फंगस का, उसमें तभी इस्तेमाल करें। डॉक्टर मनोज गोयल, आपको क्या लगता है, गांव में हालात बहुत खराब है, तो सिर्फ आपसे एक सुझाव कि गांव वासी किस तरह से अपना इलाज संभव कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में कैसी हैं, कितनी लचर है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनके लिए क्या है कि क्या प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं? लास्ट कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो प्रिकॉशंस बाद में आते हैं, पहले उन तक पहुंचना। जी। उन तक पहुंचा कैसे जाए? तो आप ये देखिए, शासन प्रशासन के बहुत से कर्मचारी, बहुत से लोग, हमारा पंचायत जो है उन तक पहुंचता है। तो ये पूरी चेन डेवलप करनी चाहिए, और जो कुछ हमने बात करी है और सरकार ने भी इस पर पैम्फलेट्स और इस पर जानकारी निकाली है, वो उन तक घर घर पहुंचाई जाए। और वहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग से और टेलीकम्युनिकेशन से, मीडिया से ये चीजें लोकल लेवल पर प्रसारित की जाए और उनको बताया जाए। ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं समझेंगे। कुछ लोग होंगे जो इस चीज को नहीं मानेंगे, कुछ लोग होंगे जो इस चीज को नहीं पहचानेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग, क्योंकि अब इसको लोग काफी समझने लगे हैं, क्योंकि ये समस्याएं लोगों की बहुत ज्यादा अब डर गए हैं, तो इसलिए लोग बातें ज्यादा मानने लगे हैं। तो इसलिए समझाना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। जी। लेकिन इसके लिए एक सिस्टम, एक पूरा तरीका ग्रास रूट लेवल पर पहुंचने का जब तक सरकार प्रयत्न नहीं करेगी और ग्रास रूट लेवल पर वहां पर उसका फीडबैक नहीं लेगी, तब तक ये समस्याएं रहेंगी हमेशा। और उसका एक पूरा चेन बनानी पड़ेगी जो ऊपर तक सीएम या पीएम ऑफिस तक ये चीज चेन रहे, जिससे कि किसी को भी ये ना रहे कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल। आया है, वहां से बराबर इसकी मॉनिटरिंग हो, और अगर एक दिन 2 दिन में उस चीज का अगर निवारण नहीं हुआ तो सवाल जवाब किया जाए कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। और एक चीज और है कि जो स्वास्थ्य है वो पैदा होने से पहले और मरने के बाद इंसान से जुड़ा रहता है। कोई और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इंसान के साथ इस तरह से जुड़ा रहता है। और इसमें और बाकी और डिपार्टमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ इन सबका एक प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन कर कर उनके सहयोग से एक पूरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जिससे कि ये समस्या ही ना आए। आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, सीधे पहुंच गई तुरंत। भाई आज के जमाने में इतना फास्ट है सब कुछ कि एकदम से चीजें पहुंच जाती हैं। भाई आप ये देखिए, वहां पर मीटिंग हुई, वहां से कोई आदेश हुआ, सब पूरे संसार में फैल गया। कैसे फैल गया? तो इस तरह से अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो आगे की बात है, प्लानिंग की बात है, इसमें समय लगेगा। लेकिन अभी इसके लेवल पर छुटपुट जगह जगह जो है सरकार डिफरेंट लेवल्स पर करे, और सबसे बड़ी बात है इसका डेली फीडबैक ले बिल्कुल। कि वहाँ हो क्या रहा है। और फीडबैक जो है वो सीधे या तो जो सबसे शासन प्रशासन के प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़ा ऑफिस है, वहां पर आना चाहिए और डेली आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है या होता है, उसी तरह से अगर कहीं कोई नहीं कुछ कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो, तब तो लोग काम करेंगे और सब होगा। तो मैं समझता हूं कि गांवों को जागरूक करना देखने में मुश्किल है, लेकिन शायद इतना मुश्किल नहीं है। और इस पर परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो उसको लोकल लेवल पर, क्योंकि हो सकता है कि पश्चिम की समस्या अलग हो, पूरब की अलग हो,
उत्तर की अलग हो, दक्षिण की अलग हो। अब एक ही बिल्कुल। रूल से अगर चारों दिशाओं में करने की बिल्कुल कोशिश डॉक्टर करेंगे मनोज तो गोयल, इस समय सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि किस तरह की सुविधाएं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दे रहे हैं और ग्रामीण वासियों को सही व्यवस्थाएं मिलेगी। हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज गोयल और डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने आपको तमाम जानकारियां आपसे साझा करी, जिस तरह से हमारे साथ दो डॉक्टर्स की पैनल जुड़े थे और उन्होंने बताया कि जो ब्लैक फंगस और कोविड कहीं ना कहीं घातक होता जा रहा है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए सही साबित होंगी और आपको मददगार होंगी कोविड टाइम में। और ब्लैक फंगस जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें भी आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। 2020 में कोविड स्टार्ट हुआ और अब 2021 चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार शायद तक ये मानने को तैयार नहीं है कि थर्ड वेव जो कोविड की है वो एक बार फिर से कहर बरपा सकती है। तो हमें अभी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कहां हैं और किस स्तर पर है। ग्रामीण हमारे जो भाई बहन हैं वो इस समय कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहां पर ना इलाज है ना कुछ है। तो सरकार को सबसे पहले ये तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई, उसको देखते हुए सरकार को जागने की जरूरत है। अपनी पीठ थपथपाने से बढ़कर उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान दे और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उस पर भी ध्यान दिया जाए। वहीं जो थर्ड म्यूटेंट बच्चों पर घातक साबित होने वाला है, उसको कैसे रोक सकते हैं, बच्चों के लिए क्या इलाज है, उसको सुनिश्चित करें। यह सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपने और अपने परिवार की जो रक्षा कर सकते हैं वो अपने मास्क और वैक्सीनेशन की जरूरत हो। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो जाके जरूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपना सबसे बड़ा हथियार मास्क लगाना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम डिबेट।